हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। हम सीडीपी पेपर डिस्कस करते हैं। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र, 30 क्वेश्चन। और ये पेपर है 21 फरवरी 2016 का पेपर है। तो हम डिस्कस करते हैं। और 2011 से 2015 तक के पेपर हमने अपने चैनल पे डाल दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे सटीक उत्तर बताना है जो सबसे सही है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। दूसरा है बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उससे कहना चाहिए कि वे शिक्षक की बातों को सुनें और अनुपालन करें। तीसरा है व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करना चाहिए। और चौथा अस्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करना चाहिए। तो आपका इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा कि स्पष्ट और आश्वासन देना चाहिए और व्याख्या करना चाहिए और शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो ये ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन सही होगा पहले क्वेश्चन का। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्ध का क्या अर्थ है? सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? तो इसमें पहला ऑप्शन है याद करना, सुनना। दूसरा है शिक्षक का अनुकरण करना और नकल करना। तीसरा है जांच पड़ताल या प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना। और चौथा है शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। तो आपका इसमें दूसरे का आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा कि प्राथमिक स्तर के विद्यालय के कक्षा कक्ष के लिए ये सक्रियबद्धता का अर्थ ये है जांच पड़ताल करना और प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना बच्चों से। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो तीसरे का पहला ऑप्शन देखते हैं शिक्षक की डांट से बचने के लिए नहीं, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर नहीं, अपनी रुचि के लिए और पुरस्कार के लिए। तो आपका तीसरे का ऑप्शन तीसरा सही होगा, अपनी रुचि के लिए। जब भी बच्चा यहाँ क्रियात्मक चीज़ की बात हो रही है, सक्रियशीलता, सृजनशीलता से मतलब क्रिएटिव बच्चा। तो क्रिएटिव बच्चा अगर कोई भी काम करता है तो अपनी रुचि के लिए करता है, अपनी रुचि और अपनी सफलता को प्राप्ति करने के लिए और आनंद पाने के लिए वो ये चीज़ें बच्चा करता है। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं। इसे शिक्षक द्वारा डैश डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। तो इसमें इसे किसके रूप में देखा जाना चाहिए? पहला परेशानी, दूसरा समस्या, तीसरा संसाधन और चौथा बाधा। तो आपका इसमें चौथे का तीसरा ऑप्शन सही होगा, संसाधन मतलब कि बच्चे को टीचर को एक उस तरह की चीज़ें मिलती है, क्या कहते हैं, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है। इसे शिक्षक द्वारा संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। बहुभाषी माहौल के कारण बच्चा अपनी बात को सहज तरीके से कह पाता है, बोल पाता है, दूसरे की भाषा में विचारों को सीख पाता है, समझ पाता है, उसका सामना कर पाता है। इस प्रकार बहुभाषी द्वारा शिक्षण प्रक्रिया अधिगम, सृजन और विविध होती है। तो इसे संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां हैं, शिक्षार्थियों द्वारा यानी स्टूडेंट द्वारा। तो इसमें पहला है बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर। और दूसरा है शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता की सूचक। तीसरा है उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। चौथा है कठोरता से निपटना चाहिए। तो आपका 5 का आपका ऑप्शन हो गया
5 का आपका ऑप्शन हो गया तीसरा, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। और मतलब कोई भी बच्चा कोई भी गलती कर रहा है, उनके त्रुटियों को समझना चाहिए, उनको अवसर के रूप में देखना चाहिए कि जितना हम बच्चे को उसकी त्रुटियों पे उसको जितना अवसर देंगे, बच्चा उतना सीखेगा, उतना उसकी स्तर, उसकी सोचने की क्षमता और तर्क शक्ति बढ़ेगी। तो बच्चा जितना गलती करता है उसको सीखने देना चाहिए, उसको गलती करने देना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। डैश डैश के विचार से बच्चा सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ये विचार किसने दिया है, ये विचार कौन प्रस्तुत करे हैं? तो इसमें आपका बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, चाइल्ड चाइल्ड साइंटिस्ट हुए। तो इसमें आपका 4th नंबर ऑप्शन सही होगा। 4th नंबर से ये सिद्धांत प्याजे दिए हैं। प्याजे के अनुसार बच्चे में सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक यानी चाइल्ड साइंटिस्ट होते हैं, संसार के बारे में अपने सिद्धांत को रचना करते हैं। ये प्याजे के अनुसार है। आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? मतलब बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? तो इसमें पहला है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, दूसरा है बच्चों को शिक्षा का अनुमान और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को अभिव्यक्त और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, चौथा है बच्चों की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो मतलब यहाँ बाल केंद्रित है, मतलब शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि बच्चों को सक्रिय और अभिव्यक्त और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना है, जिससे बच्चों की रुचि, प्रवृत्ति और क्षमताओं में मतलब उनकी क्षमताओं को, प्रवृत्ति को, रुचियों को ध्यान में रखकर उनको बढ़ाया जा सके। तो इसमें आपका 7 नंबर में आपका 3rd ऑप्शन सही होगा। बच्चों को अभिव्यक्त और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए हमको बच्चों को। बच्चे अगर किसी भी चीज़ में भाग ले रहे हैं, कोई भी चीज़ें कर रहे हैं, तो इसलिए ये बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के अर्थ में ये है। चलिए आगे देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। तो इसमें आपका पहला है ऑप्शन है प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा कराने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। तो दूसरा ऑप्शन है कोई भी सहायता न देकर, जिससे बच्चे अपने आप निर्वहन करना सीखें। तीसरा उस क्षण एक भाषण देकर। चौथा है कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखना। तो आपका 8 नंबर का आपका ऑप्शन हो गई चौथा ऑप्शन, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश देना। बच्चे का कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना और जटिल परिस्थितियों में उनको एक छोटा संदेश देना, तो एक निर्देशन देना कि नहीं यहाँ पे इस तरह नहीं, इसे डायरेक्शन देना। तो इससे बच्चा और सरल और सुगम तरीके से सीख सकता है। तो आपका 8 नंबर का 4 होगा। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। तो इसमें आपका ऑप्शन है अच्छा है, क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल होगा। दूसरा है एक प्रभावी आकलन युक्त है। तीसरा है समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्तित्व अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। चौथा है अच्छा है, क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो आपका 4th नंबर 9 नंबर का आपका 3rd ऑप्शन सही होगा कि समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते।
आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनको चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र है। तो पहला है बेहतर होता है, दूसरा है स्थिर रहता है, चौथा अनवर्त होता है, पांचवा समान रहता है। तो 10 का आपका ऑप्शन पहला होगा बेहतर होता है। जब बच्चे को अवसर दिया जाता है परिचर्चा करने के लिए, ग्रुप डिस्कशन करने के लिए, तो बच्चा इस चीज़ को और बेहतर तरीके से करता है, क्योंकि समूह कार्य शिक्षार्थियों को सोचने समझने के विचारों को आदान प्रदान करता है। बच्चा जब एक ग्रुप में बैठ के सीखता है तो एक दूसरे से ज्ञान का आदान प्रदान करता है। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश डैश नमूने का अनुमान करती है। मतलब ये किस तरह का है? तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि विकास मतलब जैसे एक व्यक्ति में विकास और दूसरे व्यक्ति में विकास अलग अलग भिन्न भिन्न होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? एड़ी से चोटी मतलब किस तरह के होता है विकास? अव्यक्त स्थिति, अव्यय स्थिति, अप्रत्यय स्थिति और क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो आपका इसमें जैसे विकास है तो विकास कैसे होता है, किस तरह से होता है? तो जैसे इसमें आपका फोर्थ नंबर सही होगा, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। मतलब एक क्रम में विकास होता है। ये नहीं कि मतलब कि अचानक से आप सोए और सुबह उठे तो आपके हाथ पैर मोटे हो गए, ऐसा नहीं। एक क्रम में एक धीरे धीरे करके विकास होता है। 1 साल 2 साल पहले धीरे धीरे वो होगा, हाथ धीरे धीरे बढ़ेंगे, पैर धीरे धीरे, पेट, दांत, ये सब धीरे धीरे बढ़ते हैं, ऐसे नहीं कि अचानक से बढ़ जाते। तो ये इस क्वेश्चन को कहने का सेंस यही है कि एक व्यक्ति में जब वृद्धि और डेवलपमेंट होता है तो किस तरह से होता है। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है ऑप्शन? तो इसमें पहला है विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। दूसरा सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। तीसरा विकास एकल आगामी है। चौथा विकास पृथक होता है। तो 12 नंबर में आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। विकास सांस्कृतिक संदर्भ में सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन होता है। और सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, क्योंकि विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है जो जन्म के साथ प्रारंभ नहीं होती और विकास एकल आगामी भी नहीं होता। तो ये आपका 12 नंबर का दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? तो ये एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, व्यक्ति डिफरेंट क्यों होते हैं? तो इसमें पहला है वातावरण माने इन्वायरमेंट के कारण, जन्मजात यानी आनुवंशिकता के कारण, मतलब जन्मजात विशेषता, जीन के परिवर्तन के कारण, या आनुवंशिकता और वातावरण के कारण, या प्रत्येक व्यक्ति को उनके माता पिता से जीन का विभिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो इसमें आपका 13 नंबर में आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा कि आनुवंशिक भी होता है और इन्वायरमेंट, दोनों की वजह से इन्वायरमेंट और आनुवंशिक दोनों होने की वजह से विकास में एक दूसरे से भिन्नता होती है। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। बच्चे के समाजीकरण में परिवार की क्या भूमिका है? डैश डैश मतलब भूमिका है। तो इसमें पहला है कम महत्वपूर्ण, दूसरा है रोमांचिक, तीसरा है मुख्य और चौथा है गौण। तो देखिए, जब भी यहाँ परिवार के बच्चे के विकास में डेवलप की बात आएगी तो परिवार हमेशा प्राथमिक होगा, और यहाँ समाज और मतलब सामाजिकरण और स्कूल ये हमेशा सेकेंडरी होगा, क्योंकि बच्चा हमेशा घर से सीखना स्टार्ट करता है। तो हमेशा परिवार उसका प्राइमरी सोर्स होगा। तो 14 नंबर में आपका
तीसरा ऑप्शन सही होगा। बच्चे के समाजीकरण में परिवार का मुख्य भूमिका निभाता है। परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। मुख्य यानी मतलब यहाँ मुख्य का मतलब है कि प्राइमरी सोर्स है बच्चा का। नैतिक विकास और तौर तरीके ही बच्चा सीखता है, तो घर में सीखता है। कुछ बोलना, खाना पीना मांगना, तो ये सब बच्चा घर से ही सीखता है, तो ये प्राइमरी सोर्स है। आगे देखते हैं 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? तो पहला है मूर्त सक्रियात्मक बच्चा और संधात्मक एवं वर्गीकरण करने योग्य, और दूसरा औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पनात्मक खेल, तीसरा शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुपालन लगाने में सक्षम, चौथा है पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार। तो 15 नंबर में आपका पहला ऑप्शन सही होगा। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करके सीखता है। मतलब ये अवस्था हुई 7 से 12 वर्ष की आयु के बीच। तार्किक चिंतन का विकास हो जाता है बच्चों में। इस समय बच्चा संक्रियात्मक कार्य और लचीलापन अधिक होता है, और बच्चा सोच समझ पाता है और तार्किक करके सीखता है। आगे देखते हैं 16 नंबर। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डैश डैश की समझ को प्रदर्शित करती है। तो वो किस तरह की समझ प्रदर्शित करती है? पहला है प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित विचार, दूसरा तीसरा कार्य कारण, चौथा है विपर्य चिंतन। तो आपका इसमें 17 नंबर में 16 नंबर में आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। एक ही कार्य कारण है। एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह कार्य कारण को समझाने को प्रदर्शित कर रही है। यह कार्य कारण का संबंध अन्य व्यक्तित्व पर आधारित है, क्योंकि कारण के होने पर कार्य होता है, कारण के होने पर ही कार्य होता है, और कारण के न होने पर कार्य नहीं होता है। तो यहाँ कार्य कारण है। आपका तीसरा ऑप्शन सही है। चौथा आपका 17 नंबर है। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश डैश में भिन्न होता है, बजाय किसके? तो यहाँ ऑप्शन है आपका पहला मात्रा प्रकाश, दूसरा आकार मूर्त प्रकृति, चौथा है प्रकार व मात्रा, तीसरा आकार व किस्म। तो आपका 17 नंबर का तीसरा ऑप्शन आपका सही है, प्रकार और मात्रा पियाजे के अनुसार। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? आधारभूत सहायता का, तो इसमें है अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक परिस्थितियों पर प्रश्न पूछना, दूसरा शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, तीसरा है प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, चौथा मूर्त और अमूर्त प्रकार के उपहार देना। तो आपका 18 नंबर में आपका पहला सही होगा कि अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक परिस्थितियों पर प्रश्न पूछना। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? तो इनका है जब पुनर्बल प्रदान किया जाता है, दूसरा है परिपक्वता होने से, तीसरा अनुकरण से, चौथा है वयस्कों और सामान्य वयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। तो बच्चा कैसे सीखता है? तो वाइगोस्की के अनुसार बच्चा सामान्य के साथ परस्पर क्रिया करके सोचने व समझने में और व्यवहार में देख करके मतलब सीखने का कार्य करता है। तो आपका इसमें 19 नंबर का आपका चौथा हुआ। वाइगोस्की के अनुसार बच्चा वयस्कों और सामान्य मतलब अपने से बड़ों को देखकर बच्चा सीखता है। यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन है। कोलबर्ग ने
प्रस्तुत किया, उनके कितने सिद्धांत हैं और उस सिद्धांत को प्रस्तुत किए। तो इसमें से संज्ञानात्मक विकास के चरण, दूसरा शारीरिक विकास के चरण, तीसरा संवेगात्मक विकास के चरण, चौथा नैतिक विकास के चरण। तो कोलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। नैतिक विकास है मतलब उसमें पहला है नैतिक विकास, दूसरा रूढ़िगत चिंतन, तीसरा अच्छे आपसी व्यवहार और संबंध पर चिंता करना है, फिर चौथा सामाजिक और व्यवहार बनाए रखने में चिंतन करना, फिर सामाजिक अनुबंधन का प्रयोग करना, ऐसे ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे दिए हैं। सार्वभौमिक नीतियाँ और समस्या का सिद्धांत आधारित इतना 5-6 उन्होंने सिद्धांत दिए हैं। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करती है? बाल केंद्रित मतलब चाइल्ड सेंटर। तो इसमें पहला ऑप्शन है एक कक्षा जिसमें शिक्षक नोट लिखा देता है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहता है। दूसरा है एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। तीसरा है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। चौथा है एक शिक्षक जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षक द्वारा किए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। तो आपका 21 नंबर का होगा 21 नंबर का आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, कि एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और प्रत्येक शिक्षक बारी बारी से समूह को देख रहा है और समूह जांच कर रहा है। 22 नंबर देखते हैं, बुद्धि क्या है, इंटेलिजेंट क्या है? तो सामर्थ्य का एक समुच्चय है, एक अकेला और जाति विचार है, एक दूसरे के अनुकरण करने का योग्यता है और एक विशिष्टता योग्यता है। तो इसमें बुद्धि क्या है? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही होगा, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। जैसे बुद्धि वह मानसिक शक्ति होती है जो व्यक्तियों, वस्तुओं और तथ्यों को समझने में तर्कपूर्वक ज्ञान करने में सहायता करती है। तो आपका 22 नंबर का 22 का पहला सही है। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। तो इसमें पहला आपका है कि कम महत्वपूर्ण होता है, अहम महत्वपूर्ण होता है, चौथा अति संवेदनशील होता है और चौथा है निरपेक्ष होता है। तो जब भाषा बच्चा बचपन में सीखता है तो अति संवेदनशील होता है। अति संवेदनशील मतलब भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बच्चा अति संवेदनशील काल का है। इस काल में मानसिक की तर्क शक्ति, ज्ञानेंद्रियों की तेजी से सीखने व समझने की अधिकता अपने चरम पर होती है। तो आपका इसमें 23 नंबर का तीसरा ऑप्शन सही हुआ। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक सह शिक्षक कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों के जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी क्या है? तो ये है जेंडर बायस का है, कि मतलब एक जेंडर दूसरे जेंडर को ब्लेम कर रहे हैं और एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। तो ये जेंडर बायस का। तो इसमें चलिए ऑप्शन देखते हैं। जाति भेदभाव का परिचय देना, तो यहाँ तो जाति की बात नहीं हो रही है, जाति भेदभाव का परिचय। और पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। नहीं, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्धता धारण प्रकट करता है। और तीसरा है लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्व को उजागर करते हैं। तो नहीं। और इसमें आपका 24 नंबर का
तीसरा ऑप्शन सही होगा कि लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्धता धारण प्रस्तुत करता है। एक दूसरे को दिखाना कि आप लड़की हो या इस तरह करना, ये काम लड़कियों के हैं, ये काम लड़कों के हैं, इस तरह बांटना या फिर इस तरह से एक दूसरे को ब्लेम करना, ये जेंडर बायस का है। और आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, आकलन क्या है, इवैल्यूएशन क्या है। तो इवैल्यूएशन में इवैल्यूएशन नहीं, ये मेज़रमेंट है। मेज़रमेंट क्या है, तो आकलन बच्चों को लेवल करने में, और दूसरा है बच्चों में प्रतियोगिता भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने में, तीसरा सीखने की सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना, चौथा सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो 25 नंबर का ऑप्शन आपका चौथा हुआ कि सीखने में सुधार का एक तरीका है ये। 26 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व समायोजन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। समायोजन, समावेशन माने इंक्लूजन। तो इसमें सबसे ऑप्शन देखते हैं, यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। दूसरा है, यह विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख नहीं सकते। और फिर तीसरा है, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। चौथा है, यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। तो यहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन की बात होती है, समावेशी शिक्षा की बात हो रही है। तो आपका 26 नंबर का तीसरा ऑप्शन सही होगा कि यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा का अधिकार देना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों को चाहिए। ऑप्शन देखते हैं, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य देना चाहिए, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य देना चाहिए। दूसरा है, उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल करें। तीसरा है, उन्हें कक्षा में अलग बैठाएं। नहीं, चौथा है उसमें उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है वंचित वर्ग के। तो वंचित वर्ग पृष्ठभूमि से जो बच्चे आते हैं, तो यहाँ पे आपका 27 का ऑप्शन हुआ, दूसरा ऑप्शन सही हुआ ये। दूसरा, उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाले चर्चा में शामिल करें। 28 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम नियोक्ता की पहचान करता है। नियोग्यता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी है, इनमें लर्निंग डिसेबिलिटी का पहचान करता है। तो मनोभाव का जल्दी बदलना, मूड स्विंग्स होना, यह है अधिगम का डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी। या अपमानजनक व्यवहार करना, या बी को डी पढ़ना, वॉच को 100 पढ़ना, या 21 को 12 पढ़ना, या फिर क्या कहते हैं कि कम अवसाधन विस्तृत करना और उच्च शारीरिक गतिविधि। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही हुआ। बी को लर्निंग डिसेबिलिटी है बच्चों, बी को डी पढ़ लिया, वॉच को 100 पढ़ लिया और 21 को 12 पढ़ लिया, तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी है। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है बिना किसी विशेष प्रावधान के, उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। पहला है, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। दूसरा है, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम का नहीं आएगा। तीसरा है, उससे अलग संस्था में डालने की आवश्यकता है। चौथा है, विशेष प्रावधान करने वाले उन्हें नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो आपका इसमें
29 नंबर में 29 नंबर का आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। उसे विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। आगे देखते 30 नंबर क्वेश्चन। सीखना, लर्निंग क्या है? तो लर्निंग सीखने वाले के संवेगों में प्रभावी नहीं होता है। चौथा, संवेगों में शिक्षण संबंध रखना चाहिए। तीसरा, सीखने वाले के संवेगों में स्वतंत्र है। चौथा, सीखने वाले के संवेगों में प्रभावी होता है। तो इसमें आपका 30 नंबर का फोर्थ ऑप्शन सही हुआ। सीखने वाले के संवेग से प्रभावित होता है। तो यहाँ आपका 30 नंबर का CDP कंप्लीट हुआ। और इसके आगे भी हमने वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पे, तो आप लोग देख लीजिएगा। 2011 से 2015 का वीडियो हमने डाल दिया है CDP का, और आगे भी आपको सारी वीडियो मिलती रहेगी, EVS का, हिंदी का। और ठीक है, धन्यवाद।